हेलो गाइस, जय श्री कृष्ण। आज हम मेथड्स ऑफ स्टडिंग बिहेवियर पढ़ेंगे। ये इथोलॉजी का टॉपिक है जो कि पीएससी थर्ड ईयर में पेपर थर्ड में लगता है। मेथड्स ऑफ स्टडिंग बिहेवियर के अंदर अगर हम बात करें कि किसी भी प्राणी का जो एनिमल है उसका बिहेवियर पता करना है तो उसको पढ़ने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। एक तो होता है न्यूरोलॉजी से जुड़ा हुआ, ब्रेन से जुड़ा हुआ मेथड, जिसको हम न्यूरोलॉजी, एनाटॉमी कह सकते हैं, न्यूरोकेमिकल हो सकते हैं, उसमें इन सारे में बात करते हैं। और दूसरा जो होता है वाइल्ड होता है, प्राकृतिक, नेचुरल जो मेथड्स होते हैं वो होते हैं। या तो हम किसी एनिमल की स्टडी कर रहे हैं या तो हम उसके नेचुरल मेथड से स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि वो आवाज, कौन से आवाज में रह रहा है, वो किस तरह का बिहेवियर कर रहा है, उसका इन्वायरमेंट के साथ किस तरह से इंटरेक्ट है, उसको पढ़ सकते हैं। या फिर हम उसके ब्रेन की किस तरह से एक्टिविटी है और ब्रेन किस तरह से उसके शरीर को नियंत्रित कर रहे हैं ये पढ़ ले, तो हमें एनिमल बिहेवियर के बारे में पूरी नॉलेज हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर हम बात करें कि व्यवहार बिहेवियर के अध्ययन स्टडी के निम्न दो विभिन्न विधियां हो सकती है। फर्स्ट जो कि ब्रेन फिजियोलॉजी के संदर्भ में है, ब्रेन फिजियोलॉजी मस्तिष्क कार्यकी के संदर्भ में है। ऐसे अध्ययन प्रयोगशाला में निम्न विधियों के प्रयोग से किए जाते हैं। निम्न विधियों के प्रयोग से किए जाते हैं। फर्स्ट है न्यूरो एनाटोमिकल, तंत्रिकीय व्यवच्छेदनीय, तंत्रिका कार्य की न्यूरोफिजियोलॉजिकल, तंत्रिका रासायनिक, न्यूरोकेमिकल। अगर हम ब्रेन फिजियोलॉजी की बात करें तो वहां पे तीन विधियां देखने को मिलती है। एक तो होती है न्यूरो एनाटोमिकल, न्यूरोफिजियोलॉजिकल और न्यूरोकेमिकल। इन तीन विधियों से मेनली हम अध्ययन करते हैं। वहीं अगर बात करें प्राकृतिक वाइल्ड या प्राकृतिक आवास में पारिस्थितिक व पर्यावरण के संदर्भ में व्यवहार का अध्ययन निम्न विधियों से होता है। यथेच एड लिबिटम के द्वारा, फर्स्ट कौन सी है? एड लिबिटम। सेकेंड है नायक चयन तकनीक, फोकल एनिमल सैंपलिंग टेक्निक। ये हमारे सिलेबस में दे रखा है। ये पॉइंट जो है इस विधि के बारे में डिटेल में पढ़ना है क्योंकि ये हमारे सिलेबस में मेंशन है। फिर आता है क्रम वीक्षण तकनीक, स्कैन मैपिंग टेक्निक। इसे भी अपने सिलेबस में दे रखा है तो इसको भी हमें डिटेल में पढ़ना है। समस्त घटना, ऑल ऑकुरेंस और हाँ ना तकनीक, 10 टेक्निक। मेनली हम इन टेक्निक के माध्यम से एक एनिमल के उसके एनवायरनमेंट के साथ किस तरह का बिहेवियर है उसका अध्ययन कर सकते हैं या उसकी स्टडी कर सकते हैं। जिसमें से फर्स्ट कौन सी? एड लिबिटम। सेकेंड है फोकल एनिमल सैंपलिंग टेक्निक और थर्ड है स्कैन सैंपलिंग टेक्निक। फोर्थ है ऑल ऑकरेंस और फिफ्थ नंबर पे है 10 टेक्निक। अब हम बात करते हैं कि तंत्रिका व्यवच्छेदीय या क्षति या उच्छेदन तकनीक क्या है। न्यूरो एनाटॉमिकल टेक्निक या लेसन या एब्लेशन टेक्निक कौन सी है? ये एक इथोलॉजी की विशिष्ट टेक्निक है जिसमें विशिष्ट व्यवहार को नियंत्रित ब्रेन कैसे कर रहा है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, ब्रेन के किसी हिस्से को क्षतिग्रस्त कर देते हैं, उसको चोट पे जाते हैं उस पर्टिकुलर हिस्से को, और इस पर्टिकुलर हिस्से को डैमेज करने के बाद हम देखते हैं कि जो एनिमल है उसके बिहेवियर में क्या चेंजेस आए। तो इसे हम क्या बोलते हैं? न्यूरो एनाटॉमिकल टेक्निक। न्यूरो का मतलब यहाँ पर ब्रेन से है, एनाटॉमिकल का मतलब उसकी आकारी में चेंजेस लाके हम करें। ये पूरा ब्रेन है और इस ब्रेन के किसी पर्टिकुलर हिस्से को हम डैमेज कर रहे हैं और फिर देख रहे हैं कि अब एनिमल में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? न्यूरो एनाटॉमिकल टेक्निक। चलिए नोट्स में पढ़ते हैं। यह टेक्निक इथोलॉजी में
किसी विशिष्ट व्यवहार को नियंत्रित करने वाले मस्तिष्क क्षेत्रों की पहचान करने के लिए उपयोग की जाती है। इसका मूल सिद्धांत मस्तिष्क के किसी भाग को निष्क्रिय, मतलब अगर उसको अपन क्षति पहुंचा रहे तो निष्क्रिय हो ही जाएगा वो भाग, क्षतिग्रस्त, उसको क्षतिग्रस्त करे, या फिर इसको हटाने के बाद व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन है। इसका मूल सिद्धांत ये है कि ये अपना ब्रेन है और इस ब्रेन के अंदर एक कोई पर्टिकुलर रीजन है, पर्टिकुलर क्षेत्र है। इस क्षेत्र या तो हम इसको डैमेज कर दे, या फिर इसको इनएक्टिव कर दे, या फिर इसको रिमूव कर दे, और फिर देखें कि एनिमल के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, और वही क्या हो जाएगा, उसके बिहेवियर में जितने भी चेंजेस आएंगे उसी का अध्ययन अपन करेंगे। इसको अपन न्यूरो एनाटॉमिकल टेक्निक के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं कि लेशन और एब्लेशन क्या होता है। एब्लेशन का मतलब क्या होता है, एक पूरे टिश्यू को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है, तो उसको हम एब्लेशन कहते हैं। और लेशन का मतलब क्या होता है कि अपने ये जो ब्रेन है और इस ब्रेन में एक ये टिश्यू है, इस टिश्यू के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस कर लिया तो उसको हम लेशन कहते हैं। ये छोटी हानि होती है, जबकि एब्लेशन जो होती है बड़ी हानि होती है। चलिए नोट्स में देखते हैं। यह किसी व्यवहार व किसी तकनीकी संरचना का संबंध ढूंढने का सबसे पुराना तंत्रिकी व्यवहारिकी का तरीका है। अगर हम न्यूरल बिहेवियर का जो सबसे पुराना तरीका पूछा जाए तो कौन सा है, न्यूरल एनाटॉमिकल टेक्निक है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, किसी व्यवहार व किसी तंत्रिकी संरचना, कोई न्यूरल जो स्ट्रक्चर होती है उसके बीच के संबंध को अच्छे से हम ढूंढ पाते हैं। इसके लिए मस्तिष्क का कोई एक भाग नष्ट किया जाता है। अभी बताया कि मस्तिष्क के किसी भाग को नष्ट किया जा सकता है, या उसको रिमूव किया जा सकता है, या फिर उसको इनएक्टिव किया जा सकता है। इसके कार्य का अनुमान जंतु में पनपे असामान्य व्यवहार से लगाया जा सकता है। ब्रेन जो होता है वो कंट्रोलिंग यूनिट होती है हमारे बॉडी की, किसी भी एनिमल की। तो ये यहाँ से अगर अपन ने कोई पार्ट इसका निष्क्रिय किया है तो पूरी की पूरी बॉडी पर या उसके बिहेवियर पर हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे, और वो चेंजेस होंगे वो असामान्य होंगे, और उन्हीं का अपन अध्ययन कर सकते हैं न्यूरो एनाटॉमिकल टेक्निक के अंदर। बड़ा उच्छेदन, एब्लेशन, रिमूवल ऑफ टिश्यू। अगर हम पूरे के पूरे टिश्यू को रिमूव करें तो उसको हम क्या कहेंगे, एब्लेशन या क्षति। लेसन, फिजियोलॉजिकल चेंज इन टिश्यू। ब्रेन के किसी टिश्यू के अंदर हम फिजियोलॉजिकल चेंजेस कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, लेसन कहते हैं। ये दोनों चाकू के घावों द्वारा हाथ से किए जाते हैं। ब्रेन है, ब्रेन में चाकू, ये किसी प्राणी का ब्रेन है, इसमें अपन चाकू से घाव कर देंगे, जिससे क्या होगा, या तो लेशन होगा, फिजियोलॉजिकल चेंज इन टिश्यू हो जाएंगे, या फिर एब्लेशन होगा, रिमूवल ऑफ टिश्यू हो जाएगा। अगर हम बात करें कि हमें एक छोटी सी क्षति करना है, थोड़ा सा ही डैमेज करना है, बिल्कुल कम डैमेज करना है, तो हम प्लेटिनम के द्वारा कर सकते हैं, इरिडियम इलेक्ट्रोड के द्वारा किया जा सकता है। इन दोनों के द्वारा क्या करेंगे, हम विद्युत इलेक्ट्रिक जो धारा होगी उसका प्रवाह करेंगे, और उत्तक जो होगा उसमें उसको डैमेज कर लेंगे। अगर हम एक छोटे डैमेज की बात करें तो हम एक एंजाइम जो होता है काइनिक एसिड, उसके द्वारा भी कर सकते हैं। जब छोटी व स्थानीय क्षति प्लेटिनम इरिडियम इलेक्ट्रोड की सहायता से विद्युत धारा प्रवाहित कर उत्तक को दाग करके कॉर्टराइज करके की जा सकती है। छोटा क्षय काइनिक एसिड जैसे तंत्रिकी विष से भी किया जा सकता है। ये जो काइनिक एसिड जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरल पॉइजन के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है, एक न्यूरल पॉइजन होता है। अगर हमें कोई बड़ी क्षति करनी है, रिमूवल ऑफ टिश्यू करना है, एब्लेशन करना है, तो ब्रेन पे सीधा घाव करना पड़ेगा और उस पार्ट को बाहर निकालना पड़ेगा, उस टिश्यू को बाहर निकालना पड़ेगा। पर अगर हमें लेशन ही करना है, केवल टिश्यू के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस ही करने हैं, तब हम क्या करते हैं, तब हम या तो प्लेटिनम से धारा प्रवाहित करवा ले, या इरिडियम इलेक्ट्रोड से धारा प्रवाहित करवा ले, इलेक्ट्रिक रेस को प्रवाहित करवा ले, या फिर हम क्या कर सकते हैं, काइनिक एसिड जिसको हम
न्यूरल पॉइजन के नाम से जानते हैं, उससे भी हम ये काम कर सकते हैं लेसन वाला। क्षय विधि उद्दीपन विधि स्टिमुलस विधि से भिन्न है, क्योंकि उद्दीपन विधि में तंत्रिका कोशिकाओं को सक्रिय किया जाता है, जबकि क्षय विधि में इन्हें निरोधित या नष्ट किया जा सकता है। एक मेथड जो होती है उसका नाम है स्टिमुलेशन मेथड, और एक है न्यूरल एनाटॉमिकल मेथड। इसके अंदर हम जो न्यूरल नर्वस सिस्टम होता है उसको क्या करते हैं, एक्टिव करते हैं, जबकि इसके द्वारा नर्वस सिस्टम को क्या किया जाता है, इनएक्टिव किया जा सकता है। न्यूरल एनाटॉमिकल मेथड में नर्वस सिस्टम को इनएक्टिव किया जाता है, और वहीं स्टिमुलस मेथड के अंदर न्यूरल सिस्टम को एक्टिव किया जाता है। अगर हम इस टेक्निक कौन सी न्यूरल एनाटॉमिकल जो टेक्निक है उसका यूज करते हैं, और उसका यूज करने से हम क्या कर सकते हैं, जो भी इस टेक्निक का यूज कर रहा है किसी एनिमल के ऊपर, किसी पर्टिकुलर एनिमल के ऊपर इस टेक्निक का यूज कर रहा है, तो वो क्या कर सकता है, उसके ब्रेन का मैप बना सकता है, उसके ब्रेन का मैप बना सकता है। आपने अगर किसी कंपटीशन की तैयारी की होगी तो आपने एक बुक खरीदी होगी एटलस के नाम से, जिसके अंदर पूरा जो अपने इंडिया का वगैरह या फिर वर्ल्ड का मैप होता है उसके द्वारा पढ़ाया जा सकता है। वैसे ही ये क्या करते हैं, इस टेक्निक से हम एनिमल का पूरा ब्रेन जो होता है उसका मैप बना लेते हैं। उस मैप को हम क्या कह सकते हैं, ब्रेन मैप के नाम से भी जान सकते हैं, और ब्रेन एटलस के नाम से भी जानते हैं, ब्रेन एटलस के नाम से भी जानते हैं, जिसको इथोलॉजी की लैंग्वेज में स्टीरियोटैक्सिक एटलस कहते हैं, स्टीरियोटैक्सिक एटलस कहते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इस तकनीक की सहायता से कार्यकर्ता जो भी प्रयोग कर रहा है, जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है किसी प्राणी के अंदर, मस्तिष्क एटलस या मस्तिष्क मानचित्र बना सकता है। वो ब्रेन का एटलस बना सकता है और ब्रेन का मैप भी बना सकता है, जिन्हें स्टीरियोटैक्सिक एटलस कहते हैं। आज अनेक स्तनी जंतु जैसे कि अपने चूहे पर का एटलस डी ग्रूट नामक वैज्ञानिक ने 1959 में बनाया था, और बिल्ली का जो ब्रेन एटलस है वो जैस्पर एंड मर्सर नामक वैज्ञानिक ने 1954 में बनाया था। वह कुत्ते का जो एटलस है, कुत्ते के ब्रेन का जो एटलस है वो लीन एंड को-वर्कर्स, मतलब लिन के साथ में जो भी उसके साथी थे, जो भी उसके साथ काम कर रहे थे, उन्होंने 1961 के अंदर बनाया था, और इन सबके ही एटलस अभी उपलब्ध है। आज अनेक स्तनी जंतु जैसे चूहे, बिल्ली, कुत्ते के ऐसे एटलस उपलब्ध है। हमें ऐसे एटलस मिल जाएंगे और उनको हम स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इनके एटलस बनाए जा चुके हैं। अब अगर हम बात करें कि इस विधि में क्या किया जाता है, तो इस विधि में सर्जरी की जाती है। सर्जरी कैसे की जाती है, ब्रेन की सर्जरी की जाती है, और सर्जरी से पता चलता है कि कहां पर डैमेज होने से, किसी टिश्यू को डैमेज किया या फिर किसी टिश्यू को के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंज किया, उससे क्या क्या व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है उसका हम पता लगा सकते हैं, और ये बहुत ही ध्यान से करना होता है। अगर इस टेक्निक की बात करें तो सबसे पहले इस टेक्निक को मेडिकल लाइन में यूज लिया गया था, वो भी डॉक्टर्स के द्वारा। डॉक्टर ने ऐसे पेशेंट्स को देखा जिनके ब्रेन में क्या लगी हुई थी, चोट, और उनके ब्रेन में चोट लगने से क्या हुआ था कि उनमें उनका जो बिहेवियर था उसमें कुछ अलग ही परिवर्तन, कुछ अलग ही चेंजेस देखने को मिले उनको। फिर इन डॉक्टर्स ने कंक्लूजन निकाला कि जो ब्रेन होता है वो बिहेवियर को कंट्रोल करता है। डॉक्टर्स ने कुछ ऐसे पेशेंट्स देखे जिनके ब्रेन में क्या लगी हुई थी, चोट लगी हुई थी। चोट लगने से उनके अंदर कुछ अलग से बिहेवियरल चेंजेस देखने को मिले, और इन बिहेवियरल चेंजेस से पता चलता है कि ये असामान्य थे। तब इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि जो ब्रेन होता है वो बिहेवियर को कंट्रोल करता है। चलिए हम नोट्स में पढ़ते हैं।
इस विधि में सावधानी पूर्वक शल्य चिकित्सा मतलब सर्जरी कर क्षति उत्पन्न की जाती है। इस विधि को सबसे पहले चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर ने मस्तिष्क की चोट वाले मरीजों पर काम लिया था। इन डॉक्टरों ने पाया कि मस्तिष्क चोट वाले मरीज के व्यवहार में एक खास परिवर्तन आता है और इन्होंने यह सही निष्कर्ष निकाला कि मस्तिष्क ही व्यवहार का नियंत्रण करता है। एक साइंटिस्ट थे जो आए थे 1861 के अंदर और उनका नाम था ब्रोका। इन्होंने एक ऐसी ब्रेन इंजरी वाले पेशेंट्स को देखा और उस पेशेंट्स के अंदर इनको कुछ अलग ही कैरेक्टर देखने को मिला जो इनको चौंका देने वाला था। इसके ब्रेन में इंजरी हुई है, इसके ब्रेन में चोट लगी हुई है, फिर भी इसकी वॉइस जो थी वो त्रुटिपूर्ण थी। इसकी वॉइस प्रॉपर सही से नहीं होती थी, ये सही से बोल नहीं पाता, अटकता था, ऐसा था। थोड़ा जब इन्होंने ऐसे पेशेंट्स को देखा तो उनको थोड़ा अजीब सा लगा, इसलिए इन्होंने क्या किया, ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स को देखा जिनके ब्रेन में चोट लगी हुई है, जिनकी ब्रेन में इंजरी हो रखी है। और उन्होंने पाया कि जब उन्होंने ब्रेन का बहुत अच्छे से अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि जो ब्रेन के अंदर कॉर्टेक्स वाला भाग होता है, इस कॉर्टेक्स के अंदर एक विशिष्ट क्षेत्र होता है, एक ऐसा स्पेशल रीजन होता है जो क्या कर सकता है, वॉइस को कंट्रोल करता है। इसीलिए जब ब्रेन में चोट लग जाती है और इस विशिष्ट क्षेत्र जो होता है, ये विशिष्ट स्पेशल एरिया जो होता है, अगर ये डैमेज होता है उसकी वजह से, तो जो पेशेंट होता है उसकी वॉइस चेंज हो जाती है। चलिए नोट्स पढ़ते हैं। ब्रोंका एक डॉक्टर था, ये खुद क्या था, एक डॉक्टर था। उसे मस्तिष्क चोट ब्रेन इंजरी का ऐसा मरीज मिला जिसकी आवाज त्रुटिपूर्ण थी। यह अंतर संबंध विचित्र था। ये देखा इसने और चौंक गया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ब्रेन में तो चोट लगी हुई है और उसकी वॉइस जो है वो सही से नहीं आ रही है। अतः उसने इसी प्रकार की चोटों के विभिन्न मरीजों को ध्यानपूर्वक परीक्षण किया। कुछ वर्षों बाद उसने निष्कर्ष निकाला कि मस्तिष्क के कॉर्टेक्स में एक ऐसा विशिष्ट क्षेत्र है जो कि वाणी के लिए जिम्मेदार है। कॉर्टेक्स है और कॉर्टेक्स में ऐसा स्पेशल पॉइंट है, एक ऐसा स्पेशल एरिया है जो क्या किसके लिए जिम्मेदार है, वॉइस के लिए जिम्मेदार है। बाद में एक और साइंटिस्ट आए थे 1880 के अंदर। ये जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था वेरेनिक नामक के साइंटिस्ट ने, इन्होंने भी एक ऐसा क्षेत्र ब्रेन के अंदर देखा, ये ब्रेन है और ब्रेन के अंदर इन्होंने एक ऐसा एरिया देखा जो कि स्पीच के लिए, वॉइस के लिए जिम्मेदार था। एक साइंटिस्ट थे ब्रोंका और एक साइंटिस्ट कौन है, वेरेनिक। दोनों ने एक ही चीज की खोज की, ब्रेन के अंदर स्पेशल एरिया बताया। इसलिए ब्रेन के अंदर जो स्पीच को लेकर जो स्पेशल एरिया है उसको इनके नाम से ब्रोंकास और वर्निक्स एरिया कहते हैं। ब्रोंका जो एरिया होता है, ब्रोंका जो एरिया होता है वो लैरिंक्स की मसल को नियंत्रित करता है। जो नेक होता है, जो गला होता है उसमें और उसके अंदर पाया जाने वाला स्वर यंत्र वोकल सैक जो होता है उसकी पेशियों को नियंत्रित करता है और आधारभूत संरचना जो बेसल स्ट्रक्चर होती है उसको नियंत्रित करता है। वहीं वर्निक एरिया जो होता है वह डिक्शनरी को नियंत्रित करता है। चलिए नोट्स में पढ़ते हैं। बाद में इसी तकनीक का उपयोग करते हुए वेरेनिक 1880 के अंदर वो आए थे। वेरेनिक नामक वैज्ञानिक ने मस्तिष्क का एक और क्षेत्र ऐसा पाया जो वाणी स्पीच के लिए जिम्मेदार था। इन दोनों क्षेत्रों को क्रमशः ब्रोंका व वेरेनिक का क्षेत्र ब्रोंकास एरिया व वेरेनिक्स एरिया कहते हैं। ब्रोंकास एरिया वाणी संबंधित आधारभूत संरचना अर्थात
गले व स्वर यंत्र लैरिंक्स की पेशियों को नियंत्रित करता है, जबकि वेरेनिक क्षेत्र एक शब्द खोजी वर्ड रिट्रीवर अर्थात शब्दकोश डिक्शनरी है। जो हमारे माइंड में वर्ड्स आते हैं, वो वर्ड्स जो होते हैं वो कहाँ से आते हैं? इस वेरेनिक एरिया के द्वारा नियंत्रित होते हैं। अगर मान लो कि ये ब्रेन है, ये किसी व्यक्ति का ब्रेन है और इसका ये ब्रोंकास एरिया है और ये कौन सा है? वेरेनिक एरिया। ये वेरेनिक एरिया है और ये कौन सा है? ब्रोंकास एरिया है। अगर इस ब्रोंकास एरिया के अंदर चोट लग जाए या ये डैमेज हो जाए तो क्या होगा? ये जो व्यक्ति होगा वो अस्पष्ट उच्चारण करेगा, सही से बोल नहीं पाएगा और इसकी हमें कोई भी बात समझने में क्या होगी? कठिनाई होगी। वहीं अगर वेरेनिक एरिया में चोट लग जाए या फिर इसको डैमेज कर दिया जाए तो ये बोलेगा तो बहुत अच्छा साफ सुथरा, उच्चारण इसका बिल्कुल सही होगा, पर इसके जो वर्ड्स होंगे टूटे फूटे होंगे, जिससे हम इसका वार्तालाप सही से समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये डिक्शनरी को नियंत्रित करता है और वो जो होता है आधारभूत संरचना को नियंत्रित करता है। अगर किसी व्यक्ति के ब्रोंकास एरिया में डैमेज होता है तो वो उसके आधारभूत संरचनाएं होगी वो सही से काम नहीं करेगी, जैसे कि उसका लैरिंक्स काम नहीं करेगा, उसका वोकल सेक अच्छे से काम नहीं करेगा, तो क्या होगा? वो सही से बोल नहीं पाएगा। वहीं अगर वर्निक एरिया के अंदर डैमेज होगा तो क्या होगा? वो बोलेगा तो सही, क्योंकि उसके आधारभूत संरचनाएं तो सही है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, पर उसका जो शब्दकोश है, जो उसकी डिक्शनरी है, वही बिगड़ जाएगी तो हम उसकी बात को सही समझ नहीं, वो टूटा फूटा ही बोलेगा, उसके जो शब्द होंगे वो सही से अरेंज नहीं हो पाएंगे। चलिए पढ़ते हैं नोट्स में। ब्रोंका क्षेत्र को क्षति होने पर व्यक्ति अस्पष्ट उच्चारण करता है तथा ऐसे व्यक्ति की बात समझने में कठिनाई होती है। इसके विपरीत वेरेनिक क्षेत्र की क्षति होने पर व्यक्ति उच्चारण साफ करता है, परंतु उसकी वार्तालाप सामंजस्य विहीन व टूटा फूटा होता है। उच्छेदन तकनीक। एब्लेशन टेक्निक का उपयोग कर लेशले ने 1938 में महत्वपूर्ण प्रयोग किए थे। इस टेक्निक का उपयोग करके एक लेशन नामक साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट किए थे। अगर हम लर्निंग की बात करते हैं तो लर्निंग के न्यूरल कंट्रोल को समझने के लिए इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इनके एक्सपेरिमेंट में था क्या? तो ये जो वो हमने चूहों वाला एग्जाम्पल देखा था, बुलबुला को सुलझाने वाला, कि बुलबुला चूहा किस तरह से बुलबुला को सुलझाता है, वो पिंडों का विभाजन कैसे होता है, जो एनिमल होता है वो खतरों से कैसे बचता है, ऐसे सब चीजों का अध्ययन इन्होंने अपने प्रयोग में किया था। एब्लेशन टेक्निक से अधिगम के तंत्रिकी नियंत्रण को समझने की दृष्टि से अनेक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रयोग सिद्ध हुए थे। अगर बात करें बुलबुला सुलझाना, पिंडों का विभेदन करने, खतरों से बचने, उत्तोलक दबाने जैसे व्यवहारों में मस्तिष्क क्षति से आई कमियां अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई। लेशले का एक प्रयोग था जो कि उन्होंने चूहों पर किया था। इन्होंने चूहे को बुलबुला के अंदर दौड़ाना सिखाया था और उससे बाहर निकालना भी सिखाया था। तब इन्होंने देखा था कि अगर ये जो चूहा है, इसका जो ब्रेन है, इस ब्रेन में से इसके वल्कुट भाग का छोटा सा हिस्सा हटा दिया जाए तो ये अब बुलबुला से बाहर नहीं निकल पाएगा। अब उसका जो सीखा हुआ ज्ञान है उसमें कमी आ जाएगी। इस तरह से अगर थोड़ा थोड़ा वल्कुट हटाते रहे तो वो जो अपना अधिगम जो उसने सीखा है वो धीरे धीरे वो भूल जाएगा। फिर इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि जो कॉर्टेक्स है, जो वल्कुट का भाग है ब्रेन का, जो कॉर्टेक्स है, अगर उसको जितना भाग वो कॉर्टेक्स का हम हटाएंगे उतनी ही लर्निंग में कमी देखने को मिलेगी या डिक्रीज होगा, उतना ही लर्निंग में कमी देखने को मिलेगी। ये दोनों जो होंगे वो क्या होंगे? एक दूसरे के समानुपाती होंगे। ये इनका कंक्लूजन रहा। उनका एक प्रयोग चूहों पर किया गया। चूहों को एक बुलबुला में दौड़ाना सिखाया गया। जब चूहे इससे
सीख गए तो उनके मस्तिष्क के वल्कुट कोर्टेक्स का एक छोटा सा भाग उसने हटा दिया। इससे अधिगम में आई कमी का आकलन किया गया। वे इस तरह थोड़ा थोड़ा कर कॉर्टेक्स को हटाते रहे। प्रयोग पूर्ण होने पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अधिगम में आई कमी वल्कुट या कॉर्टेक्स के हटाए गए भाग के समानुपाती थी। उनके अनुसार अधिकांश सीखे गए कार्य कॉर्टेक्स में समान रूप से वितरित रहते हैं। इस प्रयोग के आधार पर उन्होंने सम क्षमता का नियम निकाला, लॉ ऑफ इक्विपोटेंशियलिटी का जो लॉ है वो इन्होंने निकाला था। कहने का मतलब ये कि जो कॉर्टेक्स जितना हम कॉर्टेक्स जैसे इतना सा हमने कॉर्टेक्स बाहर निकाला तो इतनी ही कमी आएगी लर्निंग के अंदर। जितना हम कॉर्टेक्स निकालेंगे उतनी ही लर्निंग के अंदर हमें कमी देखने को मिलेगी। और इसलिए इन्होंने इस नियम को क्या बोल दिया, लॉ ऑफ इक्विपोटेंशियलिटी बोला। अब हम नेक्स्ट टेक्निक के बारे में बात करते हैं, जो कि क्या है, न्यूरोफिजियोलॉजिकल टेक्निक है। ये न्यूरोफिजियोलॉजिकल टेक्निक क्या है? अगर मैं बात करूं कि इस टेक्निक के अंदर मेनली किया क्या जाता है, इसके शब्द से पता चल रहा है कि न्यूरो का मतलब या तो तंत्रिका या फिर ब्रेन में फिजियोलॉजिकल चेंजेस करने। ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस हम किसके द्वारा करेंगे? इसमें इलेक्ट्रिक प्रवाह के द्वारा किया जाएगा। चलिए पढ़ते हैं इसमें। जैव विद्युतीय बायो इलेक्ट्रिसिटी की खोज संयोगवश हुई थी। इटली के वैज्ञानिक गैल्वनी ने 1786 में कुछ मेंढकों की टांग पर बालकनी की रेलिंग पर टांगी और देखा कि जैसे ही टांग धातु की बार से टकराती है तो वे फड़फड़ा जाती है। इन्होंने मेंढकी की कटी हुई टांगों को अपनी बालकनी की रेलिंग पर रखा और देखा कि जैसे ही धातु से वो जो टांगे वो टकराती है तो उसमें फड़फड़ाती है वो। इसका मतलब क्या हो कि जो शरीर के ऑर्गन होते हैं वो विद्युत धारा को महसूस करते हैं या फिर उसमें प्रवाहित होती है। केल्विन ने पहले इस घटना के लिए सिर्फ मांसपेशियों से संबंधित मानकर गलत अनुमान लगाया। पहले तो उसने सोचा कि शायद मांसपेशियों से जुड़ी हुई कोई घटना है। फिर बाद में उसने वर्ष 1793 तक गैल्वेनी ने खोज लिया कि फड़कन या स्फुरण तंत्रिका पेशी समूह के बिना धातु के भी होता है। तंत्रिका में पेशियां स्वयं विद्युतीय उत्पन्न करती हैं। इन्होंने खोज लिया कि जो अपनी तंत्रिका होती है, जो न्यूरॉन्स होते हैं वो और जो मसल्स होते हैं उनमें क्या होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न कर सकती है। और इनकी इसी खोज से इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी की नींव पड़ गई थी। इस खोज से विद्युत कार्य की इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी की नींव पड़ी। इस तथ्य की खोज की सूचना तंत्रिका ऊतकों में विद्युत धारा की तरह बहती है। व्यवहार के अध्ययन की अधिक सटीक व कम क्षतिकारक तंत्रिकी कार्यकी की विधि की खोज हुई। पहले वाले में तो हम क्या कर रहे थे, न्यूरो एनाटॉमिकल में पूरे ब्रेन के कुछ हिस्से को डैमेज ही कर रहे थे, पर इसमें डैमेज करने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसको हम लेस हार्मफुल बोल सकते हैं, टेक्निक बोल सकते हैं। इस टेक्निक के न्यूरोफिजियोलॉजिकल टेक्निक के अंदर दो तरीके हैं। या तो व्यवहार प्रदर्शित करते जंतु के मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधियों का आकलन कर ले कि जो भी एनिमल कोई भी बिहेवियर कर रहा है उसके ब्रेन में जितनी भी इलेक्ट्रिक रेज जो है उसका हम अध्ययन कर ले, उसका रिकॉर्ड बना ले। या फिर हम उसके ब्रेन को स्टिमुलस दे और फिर उसके व्यवहार को उसका के बताए, मतलब उसमें व्यवहार को उत्प्रेरित करके बताए कि कैसा ये व्यवहार कर रहा है। जैसे जैसे स्टिमुलस देंगे वैसे वैसे इसका रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा और उस रिस्पॉन्स से उसका बिहेवियर आएगा और उस बिहेवियर को हम देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। इस दो तरीके से हम न्यूरोफिजियोलॉजिकल टेक्निक का अध्ययन कर सकते हैं।
व्यवहार प्रदर्शित करने वाले जंतु की मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधियों का आकलन करना, मस्तिष्क को उद्दीपन करना व व्यवहार उसकाना। हम उद्दीपन देंगे तो व्यवहार बढ़ेगा और उसको हम उसकाना कहते हैं। जब जर्मनी और फ्रांस के बीच में युद्ध हो रहा था, तब एडवर्ड हिटजिंग नामक वैज्ञानिक ने एक घायल सैनिक के ब्रेन को खोला और खोलकर उसमें स्टिमुलस दिए। स्टिमुलस देने से क्या हुआ, उसने अपनी आंखें खोल ली, आंखों को हिलाया। इससे भी पहले हिटजिंग और फ्रिश नामक वैज्ञानिक ने कुत्ते पर इस प्रकार की क्रिया अपनाई थी। इन्होंने क्या किया, कुत्ते का जो ब्रेन है उसका जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के उसके विभिन्न क्षेत्रों में स्टिमुलस दिए और फिर उन्होंने देखा कि ऐसे स्टिमुलस देने से उसके जो शरीर की मसल्स होती है वो क्या हो जाती है, सिकुड़ती है, संकुचित होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। चलिए वर्ष में पढ़ते हैं। जर्मनी व फ्रांस की युद्ध ये कब हुआ था, 1870 से 71 के दौरान हुआ था। के दौरान एडवर्ड हिटजिंग ने एक बेहोश घायल सैनिक के मस्तिष्क को खोला व स्टिमुलस किया, जिसके परिणामस्वरूप सैनिक ने आंखें हिलाई। इससे पहले फ्रिश व हिटजिंग ने यह विधि कुत्तों पर आजमाई थी और पाया कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स के विभिन्न क्षेत्रों को उद्दीपन करने पर शरीर के विभिन्न पेशी समूह संकुचित होते हैं। फिर एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है डेविड प्रेवियर। 1873 के अंदर उन्होंने भी ऐसा ही अध्ययन किस पे किया था, बंदर पर किया था, पर बार्थेलो ने भी मनुष्य पर किया था। ये कब आए थे, 1874 के अंदर। और दोनों ने खोजा कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स है उस पे अगर हम स्टिमुलस देते हैं तो जो मसल्स होती है उसमें एक्टिविटी देखी जा सकती है। इस तरह से उन्होंने सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर ब्रेन का मैप भी बनाया था। डेविड फेरियर 1873 में आए थे, ने भी ऐसा ही अध्ययन बंदर पर व बार्थेलो ने मनुष्य पर किया। दोनों ही वैज्ञानिकों ने खोजा कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स के विशिष्ट क्षेत्र को उद्दीपन करने पर खास पेशी गतिविधि देखी जा सकती है और उन्होंने ऐसे क्षेत्रों का मस्तिष्क नक्शा भी तैयार किया, मतलब ब्रेन मैप तैयार कर लिया था। ब्रेन की संरचनाओं व व्यवहारों का अंतर संबंध जानने हेतु मस्तिष्क का विद्युतीय उद्दीपन प्रयोग सर्वप्रथम बिल्लियों पर R.W. हेस ने किया था 1931 में। इस तकनीक में जंतु को बेहोश कर सिर की त्वचा काटी जाती है। पहले बिल्ली को बेहोश किया, फिर उसके सिर की त्वचा को काट लिया। विशेष ड्रिलों के माध्यम से कपाल का छोटा सा भाग काटा जाता है और यूरामेटर हटाकर मस्तिष्क उद्घाटित किया जाता है। जो ब्रेन होता है उसका मेनिंजेस होता है, वो 3 आवरण से मिलकर बना होता है, पियामीटर, ड्यूरामीटर और इरिडोमीटर। तो जो ड्यूरामीटर होती है, जो सेकंड वाली लेयर होती है, उसको हटाया जाता है और फिर कुछ ड्रिल मशीन जो होती है उससे उसके कपाल में छोटा से भाग को काट लिया जाता है। फिर 2 ऐसे इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं जिनकी केवल नोक जो होती है उसमें धारा प्रवाहित होती है और बाकी का भाग जो होता है वो विद्युत रोधी होता है, इंसुलेट होता है और एक अच्छे से चिपकने वाले पदार्थ से उनको ब्रेन के अंदर चिपका दिया जाता है और फिर उसका परीक्षण किया जाता है। 2 ऐसे इलेक्ट्रोड जो अपनी नोकों, टिप्स के अलावा शेष भाग पर विद्युत रोधी इंसुलेटेड होते हैं, एक जल्दी सूख कर सख्त हो जाने वाले पदार्थ की सहायता से मस्तिष्क के उस भाग पर लगाया जाता है जिसका परीक्षण किया जाना है। जिसको हमने चोट दी, जो भाग अपने हटाया, उसी जगह पर इसको लगाया जाता है। फिर इन्होंने देखा कि बिल्ली के डायनसेफेलन के विशिष्ट विसल लोकस को उद्दीपित कर जे फ्लिन ने शिकार पकड़ने के व्यवहार को उकसाया था। बिल्ली का जो ब्रेन है उसके अंदर जो डायनसेफेलन है उस पर उसके एक पर्टिकुलर लोकस पर हम स्टिमुलस दे तो क्या होगा,
शिकार पकड़ने का जो व्यवहार होगा वो उस गया। पर बिल्ली को जैसे ही उस क्षेत्र पर स्टिमुलस मिलेगा तो बिल्ली जो होगी अपने शिकार को पकड़ने के लिए दौड़ेगी। वैसे ही कबूतर के मस्तिष्क कोलंबा लिविया, कबूतर के जो मस्तिष्क होता है उस पर हम इलेक्ट्रिक स्टिमुलस देंगे तो क्या होगा, वो भाग जाएगा या फिर कोर्टशिप रिलेशनशिप बताएगा। अपने पार्टनर को अट्रैक्टिव करने के लिए जो रिलेशनशिप देखने को मिलती है कोर्टशिप, वो दिखाने लग जाएगा या फिर किसी को डराने धमकाने वाले व्यवहार को अभिव्यक्त करेगा। ये जो क्रिया है वो ए जुकेरमैन ने 1965 के अंदर देखी थी। किसने दी थी? ए जुकेरमैन ने देखी थी। बिल्ली के डायनसेफेलोन के विशिष्ट विस्तर लोकस को उद्दीपित कर जे फिलिन ने शिकार पकड़ने के व्यवहार को सिखाया। वहीं कबूतर के मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों को विद्युतीय उद्दीपन देकर ए जुकरमैन ने पलायन, प्रणय, कोर्टशिप व धमकाने के व्यवहार को अभिव्यक्त करवा निमित्त सफलता प्राप्त की। फिर एक और साइंटिस्ट आए थे, ई वॉन और वॉन सेंट पॉल। इन्होंने 1960 के अंदर मुर्गे के ब्रेन के जो स्टेम सेल, ब्रेन स्टेम सेल जो होती है, ब्रेन स्टेम को स्टिमुलस दिया था और इस स्टिमुलस से क्या हुआ, उसमें निद्रा को देखा गया था कि जो मुर्गा होता है जैसे ही उसके ब्रेन स्टेम पर उद्दीपन दिया जाता है तो मुर्गा जो होता है वो सो जाता है। वैसे ही 1958 के अंदर डी डेलियस नामक वैज्ञानिक आए थे और इन्होंने बिल्ली के मस्तिष्क में तो ऐसे क्षेत्र खोजे जो कि इसके व्यवहार को कंट्रोल करता है। एक तो मोटर कॉर्टेक्स और दूसरा था मीडियन थैलेसस। मुर्गे के मस्तिष्क स्टेम, ब्रेन स्टेम में निरूपित इलेक्ट्रॉन के उद्दीपन से वॉन हॉल्स्ट तथा वॉन सेंट पॉल ने निद्रा व्यवहार उत्पन्न करवाने में सफल रहे। टी डी डेलियस ने बिल्ली के मस्तिष्क में दो विभिन्न व्यवहारों के क्षेत्र खोज पाए, एक मोटर कॉर्टेक्स तथा दूसरा मीडियन थैलेसस। इसी प्रकार हॉल्स्टस व सेंट पॉल ने एक प्रयोग में देखा कि यदि चूजे के डायनसेफेलोन में इलेक्ट्रोड को निरूपित कर दे तो चूजा जो होगा खिलौने की जो बिल्ली होगी उसके प्रति लड़ाई दिखाएगा या फिर उस बिल्ली को डराने की कोशिश करेगा, उस पर हमला करेगा। फिर अगर हमने ये जो स्टिमुलस है उसको बंद कर दिया तो जो चूजा है वो अपनी सारी गतिविधियों को बंद कर देगा और अगर हमने इस स्टिमुलस को जारी रखा तो वो भाग जाएगा। इस प्रकार हॉल्स्ट व सेंट पॉल ने एक प्रयोग में देखा कि यदि चूजे के डायनसेफेलोन में इलेक्ट्रोड निरूपित कर उसे उद्दीपन किया जाए तो चूजा एक खिलौने की बिल्ली के विरुद्ध लड़ाई की मुद्रा दर्शाता है, इसे धमकाता है या इस पर हमला करता है। जो खिलौने की बिल्ली है उसको धमकाएगा या फिर उस पर हमला कर देगा। अगर यदि उद्दीपन बंद कर दिया जाए तो चूजा ये सारी गतिविधियां बंद कर देगा, धमकाना बंद कर देगा, उसके प्रति हमला करना बंद कर देगा। और यदि उद्दीपन जारी रखा जाए तो वह भाग छूटता है, वो भाग जाता है। जहां से अपन ने उसको पकड़ के रखा है वहां से हम छुड़ाकर उस बिल्ली पर हमला करने के लिए भाग जाता है। अब नेक्स्ट जो टेक्निक है वो है तंत्रिका रासायनिक न्यूरोकेमिकल टेक्निक। आज का पार्ट ये बहुत लॉन्ग हो जाएगा इसलिए हम इसको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ लेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। आपकी कमेंट से मुझे आपकी कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए है और भी इससे भी अच्छी क्लासेस ला सकती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग ये वीडियो। मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।